अब बात करते हैं अगले शहरी क्षेत्र प्रमुख और बड़ा शहर राजकोट। लेकिन वहां भी जो वोटिंग पैटर्न दिखा, वो पैटर्न निश्चित तौर पे वोटिंग के लिहाज से निराशाजनक रहा। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में राजकोट में 67% यानी कि 67% वोटिंग हुई थी। इस बार के चुनाव में 60% वोटिंग हुई है, यानी कि 7% का नुकसान वोटर्स के लिहाज से। इस नुकसान को कैसे समझना चाहिए, निर्णय राजकोट को कैसे समझे, क्योंकि इतना बड़ा गैप 7% का कब? देखिए, मैंने क्योंकि सीट वाइज डेटा भी देखा है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। राजकोट वेस्ट की सीट पे वोटिंग जो है वो करीब 14% कम हुई है। तो इस वजह से डेटा जो इतना अंतर उसमें आ रहा है, और उसकी एक वजह खास मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि विजय रूपाणी लास्ट टाइम लड़ रहे थे, सीएम कैंडिडेट थे, माहौल बना हुआ था, और ऐसा एक माहौल भी था कि भाई जिताना है इनको, बड़े मार्जिन से जिताना है। शायद इस वजह से वहाँ का वोटर बहुत बड़ी संख्या में निकला था। और इस बार क्योंकि राजकोट वेस्ट की सीट ऐसी सीट है कि बीजेपी उस सीट को लेकर हमेशा आश्वस्त रहती है, चाहे किसी को भी खड़ा कर दे। तो शायद हो सकता है वहाँ का वोटर इस बार ना निकला हो कि भाई कोई वीआईपी कैंडिडेट है नहीं और वैसे भी ये सीट हम जीत रहे हैं। तो इस वजह से उस सीट में हमने देखा है करीब 13-14% का अंतर आ रहा है। और ये जो अंतर है ये पूरा ओवरऑल जो वोटिंग पैटर्न है राजकोट का, उसके परसेंटेज को कम करता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा जो दूसरी सीट थी जसदन की, राजकोट रूरल में जो है, वो भी कुंवर जी बावलिया की सीट थी, उसमें भी 10% के आसपास का वोटिंग कम हुआ है। तो इस वजह से ओवरऑल कम नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, राजकोट के अंदर बीजेपी काफ़ी कंफर्टेबल है। लास्ट टाइम आंदोलन के बावजूद भी कंफर्टेबल थी। 8 में से 6 सीटें बीजेपी ने जीती थी, उसमें से एक जो कुंवर जी बावलिया ऑलरेडी बीजेपी में आ गए हैं, वो सीट इस बार भी लग रहा है कि बीजेपी के लिए कंफर्टेबल है, डिस्पाइट 10% वोटिंग कम होने के बावजूद। लेकिन राजकोट में 2 सीटें ऐसी हैं जिन पे इस वक्त सस्पेंस बना हुआ है। एक है धोराजी की सीट, जो लास्ट टाइम आंदोलन की वजह से ललित वसोया जीते थे, उस सीट पे इस बार भी, और उस सीट पे भी वोटिंग करीब 7% जितनी कम हुई है। उस सीट पे इस बार भी अभी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो एक्चुअल में कितने वोटर्स को बाहर ला पाया। और दूसरी सीट जो है राजकोट ग्राम्य की, राजकोट ग्राम्य की जो सीट है उस पर ट्राई पार्टी कॉन्टेस्ट था, और तीनों ही कैंडिडेट काफ़ी स्ट्रांग थे, और वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज इतना कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यानी वहाँ पे तीनों ने अपना जोर लगाया ऐसा दिख रहा है। इसलिए ये दोनों सीटें जो हैं इन पे सस्पेंस बना हुआ है। बाकी सीटें ऐसा लग रहा है कि कमोबेश वही रिजल्ट आएगा, बीजेपी के फेवर में जाती हुई दिख रही है डिस्पाइट लो वोटिंग। चुनाव आयोग चाहे जितनी भी अपील कर ले वजंत जी, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वोटर्स अभी भी उन सारे अपीलों पे को उसी रूप में समझने को तैयार हैं। इस प्रकार की उदासीनता राजकोट जैसे जगह पे 7% वोटों का कम होना, कैसे देखें इसे? चुनाव आयोग का अपना एक तरीका रहता है, लेकिन एक चुनाव आयोग से सिर्फ नहीं होता है, आपको इससे पहले कुछ करना पड़ेगा। जैसे कलेक्टर है बनासकांठा में, तो उन्होंने एक कंकोत्री मतलब आमंत्रण पत्रिका जो शादी की होती है वो छपवाई थी और वोटिंग के लिए। तो ऐसे आपको कुछ और भी करने पड़ेंगे। दूसरा ये हमने जैसे डिस्कस किया कि शादी के दिन इतनी ज़्यादा शादियाँ हैं, तो आपको वो भी अगली बार शेड्यूल करते वक्त देखना पड़ेगा कितनी ज़्यादा शादियाँ ना हो। और शहर में हमेशा ये रहता है कि एंटी वेव ना हो, तो एक रहता है कि वोटिंग कम ही होता है। जैसे पिछली बार मैं याद कर रहा था उपचुनाव में, तो अमराईवाड़ी निर्णय जी को याद होगा कि अमराईवाड़ी में बहुत ही कम हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि ये सीट बीजेपी से जाएगी, लेकिन बीजेपी को मिली। तो ये भी एक बात है कि कम वोटिंग होता है तो भी बीजेपी। और राधनपुर में आप देखिए, उस समय राधनपुर में अल्पेश ठाकुर हार गए थे। तो ये भी एक चुनाव आयोग को भी देखना पड़ेगा और पार्टीज को भी देखना पड़ेगा। पार्टीज डिबेट वगैरह में या फिर अपनी रैलियां में जो भी तूतू में करती है। हालांकि ये बात है कि शहर में उदासीनता रहती है, जबकि ग्रामीण इलाका है, आदिवासी इलाका है। तो तापी में आप देखिए कि डांग में देखिए कि कितना ज़्यादा, नर्मदा में देखिए कितना ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो ये बात है कि हम शहरी जनों को क्यों नहीं निकाल पा रहे वोटिंग के लिए। जी हाँ, निश्चित तौर पर। और सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, न सिर्फ चुनाव आयोग के लिए बल्कि उन राजनीतिक दलों के संगठनों के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, बाकी दूसरी पार्टियों के अलावा, क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा दावा करती है इस बात का। और इस बार आपने कई बार सुना होगा कि किस प्रकार से उनके पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति बनी है, गुजरात में खास पन्ना समिति बनी है, किस प्रकार से काम कर रही है, हर एक वोटर से पर्सनली कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। इन सारी चीजों के बावजूद वोटिंग परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ा? अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमरेली की। अमरेली जो कि पिछली बार आंदोलन का एक तरह से गढ़ हुआ करता था और वहां पर बहुत ज्यादा चर्चाएं चली अमरेली की।
पिछली बार के चुनाव की तुलना में इस बार वोटिंग परसेंटेज लगभग 6% कम रहा था। पिछली बार चुनाव में वहाँ 64% वोटिंग हुआ था, इस बार 58% रहा। पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 5 सीट पे वहाँ जीत हासिल की थी। इस बार क्या होगा निर्णय, वहाँ भी वोटिंग कम होना अमरेली में, जो ऐसा लगता है क्या कांग्रेस पार्टी की निष्क्रियता का असर उस पर भी पड़ा होगा? बहुत इंटरेस्टिंग है इस बार की फाइट। मैं आपको बता दूं, अमरेली इस बार फिर चर्चा में रहेगा, क्योंकि अमरेली में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अलग अलग सीट को अफेक्ट कर रहे हैं। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि अमरेली में जो 5 सीटें ऐसी लग रही हैं फिर से एक बार फंसी हुई हैं। मतलब बीजेपी किसी भी सीट के बारे में श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकती है कि ये सीट हम जीत जाएंगे। सिर्फ एक सीट ऐसी है, परेश धनानी वाली, जिस पे ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी के सभी लीडर्स ने मेहनत की थी। एक नया यंग चेहरा रखा था सामने लोगों के, वेकरिया और कौशिक वेकरिया, और उसको जिताने के लिए बड़े से बड़े नेता मैदान में उतरे, पुरुषोत्तम रुपाला से लेकर के दिलीप संघानी से लेकर के सभी। और वहाँ दिख रहा है कि असर कुछ उसका हुआ। लेकिन बाकी जगहों पे, जैसे मैं आपको बताऊं, सावरकुंडला की जो सीट थी वहाँ पे आपने अहमदाबाद से एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया। उसकी वजह से हुआ ये कि बीजेपी के सारे जो लोकल लीडर्स थे वो उसके साथ तो दिख रहे थे लेकिन मन से उसके साथ नहीं थे, और उसका असर दिखा है। वहाँ पे वोटिंग भी कम हुई है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से काफ़ी मेहनत भी की गई, क्योंकि सिटिंग एमएलए था उनका। अब धारी की सीट है, धारी की सीट में इस बार ऐसा दिख रहा है ये एक मतलब उन गिनी चुनी सीट्स में से है जिसमें आम आदमी पार्टी बेहतर कर सकती है। तो धारी की सीट पे भी इसी वजह से बीजेपी का जो कैंडिडेट है जेवी काकड़िया वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट खड़ा हुआ वो बीजेपी का ही पुराना वर्कर है और दावेदार था। जी हाँ बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी की रणनीति भी इस बार ये दिखी थी कि जिस दल में जहां जो असंतुष्ट हो उसको अपने पाले में खींच कर लाया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।